production and propagation of the waves, how the waves are produced and then these propagate. तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट वी हैव अ स्ट्रिंग which is composed of number of particles which are elastically connected with each other. Let we have a string which consists of number of particles which are elastically connected with each other. अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को फर्स्ट एंड से पकड़ते हैं एंड वी स्टार्ट विगलिंग. ये मेरे हाथ का इशारा जो है इसको विगलिंग कहते हैं. मीन अप एंड डाउन या राइट लेफ्ट मोशन जो है ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको विगलिंग कहते हैं. सो वी स्टार्ट विगलिंग और उसको इन स्टेप्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट t0 पे हमने इस पार्टिकल्स को अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ले गए, यहाँ से उठाया और यहाँ ले गए. तो क्या होगा कि इसके फॉलोअर्स मीन फर्स्ट के साथ सेकंड कनेक्टेड है पार्टिकल्स, सेकंड भी इसको फॉलो करता हुआ ऊपर जाएगा और थर्ड सेकंड के साथ कनेक्टेड है, ये इसको फॉलो करेगा और ये चेंज फर्स्ट पार्टिकल से होती हुई ये चेंज जो है वो फोर्थ पार्टिकल तक. मीन दिस फोर्थ पार्टिकल इज रेडी टू मूव अप. ये अभी जा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर है. तो जो पार्टिकल एक्सट्रीम के ऊपर होता है उसने किधर जाना है, फिर जाहिर है उसने तो फिर वापस आना है. तो वो टाइम जिसके अंदर फर्स्ट पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, उस दौरान उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई वो फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ तक पहुंच चुकी है. नाउ फोर्थ इज रेडी टू मूव अप. तो अब वो टाइम जिसके अंदर फर्स्ट पार्टिकल्स नीचे आएगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, इस टाइम के अंदर फोर्थ पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे चला जाएगा और हमारे पास एक नई सिचुएशन जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि ये फर्स्ट पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे जा चुका है, सेकंड वापस, थर्ड वापस आ रहा है, सेकंड वापस आ रहा है और फर्स्ट पार्टिकल जो है वो कहाँ आ गया, फर्स्ट पार्टिकल मीन के ऊपर आ गया और सेकंड वापस आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है और फोर्थ एक्सट्रीम पे पहुँच गया. अब फोर्थ से कनेक्टेड है फिफ्थ, फिफ्थ भी उसको फॉलो करता हुआ ऊपर मूव करेगा. फिफ्थ जहाँ पहुँचा, फिफ्थ के साथ सिक्स्थ कनेक्टेड है, सिक्स्थ भी इसको फॉलो करेगा और यहाँ पहुँच गया और सिक्स से ये सेवन तक, सेवन्थ पार्टिकल इज़ रेडी टू मूव अप. ये अभी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये एक्सट्रीम पे पहुँच चुका है. दिस इज़ ऑन द एक्सट्रीम. तो ये आप इसको देखें कि फोर्थ पार्टिकल इज़ रेडी टू मूव बैक, जबकि फिफ्थ ने अभी एक्सट्रीम तक जाना है, सिक्स्थ ने भी जाना है, सेवन्थ इज़ रेडी टू मूव अप. अब मीडिया के अंदर आप एक चेंज देख रहे हैं कि इसमें एक हमें क्रस्ट सी नज़र आ रही है और ये कंप्लीट हुई है जब फर्स्ट पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया
तो इस टाइम्स के अंदर अंदर मीडिया के अंदर जो चेंज बनी वो पार्टिकल टू पार्टिकल्स प्रोपेगेट करते करते 7th पार्टिकल तक पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट होगा सिलसिला, उसमें क्या होगा, व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल्स। फर्स्ट पार्टिकल अपनी नई मूवमेंट शुरू करता है, वो मीन से सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, और मीन से सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जाने का मतलब है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके फॉलोअर्स भी इसको फॉलो करते हुए ये थर्ड यहाँ पे आएगा, और फोर्थ अपनी एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ जाएगा। इसके मुकाबले में ये जो फिफ्थ है वो यहाँ पे अभी ऊपर जा रहा है, नहीं ये वापस आ रहा है। फिफ्थ भी एक्सट्रीम से पहुँच के वापस आ रहा है, और 7th 5 6 7 जो है वो एक्सट्रीम पे चला गया। फर्स्ट पार्टिकल आ गया एक्सट्रीम पे, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड उसको फॉलो कर रहा है, और फोर्थ जो पहले एक्सट्रीम पे है वो मीन के ऊपर आ गया, और उसके मुकाबले में फिफ्थ एक्सट्रीम पे जाके वापस आ रहा है, सिक्स्थ एक्सट्रीम पे जाके वापस आ रहा है, जबकि 7 जो है वो एक्सट्रीम पे अभी पहुंचा है। 7th एक्सट्रीम पे पहुंचा है, ये इससे भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये मीन पे पहुंच गया, और 7th का फॉलो करने वाला 7th के आगे क्या है, 8th है, फिर 9th है, फिर 10th है। तो क्या होगा, ये 7th के बाद 8th 9th और ये 10th। 7 को फॉलो किया 8th ने, क्या हुआ, जब ये 7th ऊपर जा रहा है तो साथ साथ 8th भी उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं, फॉलो कर रहा है, मीन थोड़ा सा नीचे है। 7th के बाद 8th जब ऊपर आ रहा है तो 8th के साथ कनेक्टेड है 9th ने भी मूवमेंट शुरू कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऊपर आ रहा है, ये भी, और ये चेंज कहाँ तक पहुँच गई, 10th पार्टिकल तक ये चेंज है वो जा पहुँची है। नाउ 10th इज रेडी टू मूव अप, 10th इज रेडी टू मूव अप। अब हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पार्टिकल जब अपनी एक्सट्रीम से वापस मीन पे को आएगा तो क्या होगा। तो ये सिचुएशन जो है इसको हम यहाँ बनाते हैं। फर्स्ट पार्टिकल वापस मीन के ऊपर आ गया, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट वापस मीन के ऊपर आ गया, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड उसको फॉलो कर रहा है, और फोर्थ कहाँ आ गया, एक्सट्रीम के ऊपर आ गया। और इसके फॉलो करने वालों में ये जो पार्टिकल है फोर्थ, ये फिफ्थ जहाँ पे है, सिक्स जहाँ पे है, 7th एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ गया, 7th एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ गया, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, बल्कि ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये अभी नीचे आ रहा है, इसने आना है, और ये मीन के ऊपर आ गया। और इसके फॉलो करने वाले ये 8th 9th ये 10th एक्सट्रीम के ऊपर आ गया, और ये नीचे आ रहे हैं, ये भी नीचे आ रहे हैं, ये अभी एक्सट्रीम पे पहुंचा है, और इसके फॉलो करने वाले 11 12 और 13 ये ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, और दिस इज रेडी टू मूव अप। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल ये डिस्टर्बेंस, ये वेव ट्रेवल करती हुई आगे भी जा रही है, प्रोड्यूस भी होती जा रही है, पार्टिकल्स डिस्टर्ब भी होते जा रहे हैं, और फॉलो किसको कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इस पूरे डिबेट को अब एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि लेट वी हैव अ स्ट्रिंग which consists of number of particles which are elastically connected with each other। ये जैसे मैंने इसको शो कर दिया। Now we have to disturb the string, we have to
मूव इट अप एंड डाउन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इस फर्स्ट एंड से इसको पकड़ के ऊपर मूव करता हूँ, फर्स्ट पार्टिकल जब मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड सेकंड को फॉलो कर रहा है और फोर्थ तक ये चेंज पहुंच चुका है। नाउ फोर्थ इज रेडी टू मूव अप। अब ये सब की मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो ज़ाहिर है इसकी वापसी है, लिहाजा इसके लिए एरो नीचे लगा दिया। ये सेकंड अभी ऊपर जा रहा है, थर्ड जा रहा है, फोर्थ तक अभी ये ऊपर जा रहे हैं। अब वो टाइम जिसके अंदर फर्स्ट पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये चेंज, ये डिस्टर्बेंस, ये वेव ट्रेवल करती करती फोर्थ पार्टिकल तक ट्रेवल कर चुकी है। अब क्या होना है, फर्स्ट पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आएगा, तो जब फर्स्ट पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आएगा, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड उसको फॉलो कर रहा है, जबकि फोर्थ इस टाइम में मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच गया। अब जब फोर्थ ऊपर जा रहा था तो उसको फॉलो फिफ्थ भी करेगा, फिफ्थ को सिक्स फॉलो करेगा और ये चेंज पहुंचते पहुंचते सेवंथ पार्टिकल तक पहुंच गई। नाउ सेवंथ पार्टिकल इज रेडी टू मूव अप, सेवंथ पार्टिकल इज रेडी टू मूव अप, फोर्थ वन इज रेडी टू मूव डाउन और फर्स्ट वन जो मीन पे है अब ये सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो वो टाइम जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्टिकल्स को सपोज किया कि ये अपनी मीन से सेकंड एक्सट्रीम पे आ गया, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड उसको फॉलो कर रहा है और फोर्थ अपनी एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ गया। फर्स्ट मीन से एक्सट्रीम पे आया तो फोर्थ एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ गया और फिफ्थ वापस आ रहा है, सिक्स वापस आ रहा है और सेवंथ जो ऊपर जा रहा था वो कहाँ पहुंचा, वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, सेवंथ एक्सट्रीम पे पहुंच गया और उसके फॉलोअर्स एट्थ ऊपर जा रहा है, नाइन्थ ऊपर जा रहा है और ये चेंज कहाँ तक पहुंच गई, टेंथ पार्टिकल तक ये चेंज है वो पहुंच चुकी है। नाउ द टेंथ पार्टिकल इज रेडी टू मूव अप, टेंथ पार्टिकल इज आल्सो रेडी टू मूव अप। अब लास्ट पॉइंट, तो वो टाइम जिसके अंदर फर्स्ट पार्टिकल एक्सट्रीम से वापस मीन के ऊपर आएगा, फर्स्ट पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आएगा, तो उसमें ये फर्स्ट पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आ गया, सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, थर्ड उसको फॉलो कर रहा है और फोर्थ जो मीन पे था वो एक्सट्रीम के ऊपर आ गया, फिफ्थ उसको फॉलो कर रहा है, सिक्स उसको फॉलो कर रहा है और सेवन्थ एक्सट्रीम से मीन के ऊपर आ गया और एट्थ उसको फॉलो कर रहा है, नाइन्थ उसको फॉलो कर रहा है और टेंथ जो मीन पे था वो एक्सट्रीम पे चला गया और फिर इसका फॉलो कर 11th है, 12th है और 13 है। मतलब जब फर्स्ट पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, फर्स्ट पार्टिकल जब इसका एक साइकिल कंप्लीट करता है मीन से एक्सट्रीम पे वापस, फिर सेकंड एक्सट्रीम पे, फिर वापस अल्टीमेट, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो रस्सी के अंदर आप देख रहे हैं ये चीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही है, देयर इज़ अ वन क्रस्ट एंड वन ट्रॉफ, ये है वो डिस्टर्बेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मीडिया जिसको हम एक वेव का नाम देते हैं। So when the first particle complete one cycle, one vibration, one oscillations, in response of that vibrations, उस मीडिया के अंदर एक complete wave produce हो रही है, एक complete wave produce हो रही है, particle to particles. अब if we go on, if we continue this vibrations process, this wiggling process, अगर हम continue करते हैं तो क्या होगा, ये वेव प्रोड्यूस होते हुए आगे भी जा रही है, ट्रैवल करती जा रही है, जहाँ तक मीडिया मौजूद है वहाँ तक ये वेव ट्रैवल करती जाएगी। अब एक इसमें बहुत खूबसूरत बात देख रहे हैं कि ये एक वेव है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके बनाती हैं एक वेव और उसकी जो लेंथ है उसी को वेव लेंथ कहा जाता है और वो टाइम जिसके अंदर एक वेव कंप्लीट हुई बनी उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, उससे हम टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, मैं इन्हें डिफाइन कर रहा हूँ, लिखता हूँ कि सबसे पहले
wavelength. In a very simple wording, length of the wave. Length of the wave. वेव क्या है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल के बनाती हैं एक वेव, और वो जितना लेंथ ऑक्युपाई कर रही है, जितना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल वेव लेंथ, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम इक्वल टू इट्स टाइम period. Distance traveled by the wave in time equal to its time period. It is denoted by, we call it lambda, having units meter, centimeter, फुट, ये इसकी यूनिट्स। इसके बाद हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट, या टाइम इन विच अ कंप्लीट वेव कम इन टू प्ले। अ कंप्लीट वेव क्या होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये कंप्लीट वेव है। इसके बनने में जितना टाइम लगा, दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड, टाइम इन विच अ कंप्लीट वेव कम इनटू प्ले। और इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और इन्हें फिर रिलेट करेंगे आगे। फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 second. Number of waves produced in 1 second. Since speed is constant, अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सिंस स्पीड ऑफ द वेव्स इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, so the equation of motion can be written as S is equal to Vt। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, S is equal to Vt। अब इसके अंदर जो है T कैपिटल हैविंग यूनिट्स सेकेंड, और number of waves produced per second is called frequency, denoted by F having units hertz या CPS, cycles per seconds। अब इस इक्वेशंस के अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूं। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि इफ t इज इक्वल टू टी कैपिटल मीन टाइम पीरियड। अब पहले आपको बता चुका हूं कि टाइम पीरियड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। तो if t is equal to t time period, then s is equal to lambda, s is equal to lambda, therefore lambda is equal to v into t capital। ये रिलेशनशिप है फॉर द वेव्स
फॉर दी वेव्स कितनी सिमिलैरिटी है, एस इक्वल टू वी टी हम आम बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मूविंग बॉडीज़ के लिए, और जब स्मॉल टी को रिप्लेस करते हैं टी के बदल से तो एस इज रिप्लेस बाय लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू वी टी। ये वो इक्वेशन है जो वेव्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें फर्दर रिलेशनशिप ऐसे भी हो सकती है अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस लेते हैं। सो लेमडा इज इक्वल टू वी टी और टाइम पीरियड इज 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज, सो v is equal to f lambda is the very basic equation for the waves। और उस पर बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अब अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस हो जाते हैं कि अगर हम जहाँ f की जगह डबल कर दें 2f कर दें तो शायद स्पीड डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ना तो वेवलेंथ कम हो जाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो लेमडा हाफ हो जाएगा और दोनों का मल्टीपल वही, मतलब क्या हुआ, स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें या कम कर दें, चूँकि स्पीड के बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो जाएगी। देयरफॉर द मल्टीपल ऑफ द टू रिमेन कांस्टेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें या वेवलेंथ को चेंज कर दें, वेलोसिटी पे कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। ये बड़े अच्छा सवाल जो ऑब्जेक्टिव के अंदर, वाइवा के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद मैंने जो डायग्राम बनाई है, इसी डायग्राम को के अंदर आप देख रहे हैं कि ये वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हुई जा रही हैं, तो इसी वजह से इन्हें ट्रैवलिंग वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं। और एक नाम और आप किताब के अंदर पढ़ेंगे, पीरियोडिक वेव्स। तो ऐसी वेव जिनका टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। तो चूंकि वेव्स प्रोड्यूस करने वाला वाइब्रेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, या वाइब्रेटर्स का टाइम पीरियड और वेव्स का टाइम पीरियड इक्वल होता है, तो इस वजह से उन वेव्स को हम पीरियोडिक भी कह देते हैं। बेशक वो ट्रैवलिंग हो या जो भी हो, लेकिन उन्हें हम पीरियोडिक वेव्स भी कहते हैं। बस एक टर्म है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ गया, उसने हमारी बुक्स के अंदर डिस्कस किया है, स्पीड है, स्पीड ऑफ द वेव्स। स्पीड ऑफ द वेव्स हम इसको डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 second, similar to that of speed of the body, distance traveled by the body in 1 second, इस तरह distance traveled by the wave in 1 second, उसको speed of the wave कहते हैं। तो हमारे पास for transverse waves जो फार्मूला है, speed of the wave v is equal to t L by m, और इसका नोट, इसमें टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये ट्रांसफर वेव है तो स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर वेव्स ही बनती है। और L इज द लेंथ, m इज द मास ऑफ दैट स्ट्रिंग। और इसमें हम एक मैथमेटिकली चेंज भी कर सकते हैं, इनटू लेंथ डिवाइड बाय मास इनटू लेंथ ओवर लेंथ। लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेंथ पे डिवाइड भी कर दिया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ये टोटल मास बाय टोटल लेंथ, दिस इज स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो T बाई m
भी फार्मूला होता है स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। तो टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और m जो है वो मैस है, टोटल मैस ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर longitudinal waves, for longitudinal waves, for longitudinal waves, speed of sound E by rho, where E क्या है? E is the modulus of elasticity, modulus of elasticity of the media, और ये किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। और ये क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ द मीडिया, डेंसिटी ऑफ द मीडिया। तो अब इसमें अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ द वेव्स या साउंड वेव्स चूँकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं तो इसी का नाम आ गया, अदरवाइज तो अभी हमने लफ्ज़ वेव ही इस्तेमाल करना था। तो जिस मीडिया की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो चूँकि सॉलिड्स की मीडिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी गैसेस, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड द गैसेस